ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपैया। पहली वीडियो में अपन ने देखा उसका रेस्ट डिजायर क्वाइट वांट्स डिस्टर्ब आवर्स, इसकी वजह से अपन ने चालू किया था। फिर वो कैसे फियर सफरिंग और फियर पॉवर्टी इसके बीच में वो कैसे बार्गेन करता है, उसके लिए धंधा, उसके लिए पैसा, उसके लिए माल कैसा कितना इंपॉर्टेंट है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये अपन ने देखा। इसीलिए बिजनेस के इतने सारे रूब्रिक मिले, टॉकिंग बिजनेस, एंजाइटी बिजनेस, फियर पॉवर्टी। उतना ही लालची, उतना ही ग्रीडी, उतना ही चिंगूस, कंजूस, हाँ कंजूस ऐसा होने वाला। लेकिन और इसी फिराक में थोड़ा अपना पेन, अपना दर्द परसिवर करता है, चला लेता है, खींच लेता है, जब तक कि वो यहाँ तक ना आ जाए। और यहाँ पर आ जाए तो फिर धंधा रोक के उसको थोड़ा सा उसका ठीक ठाक करके रेस्ट लेकर के बैक टू पवेलियन, बैक टू वर्क। तो अभी थोड़ा उसके आगे की बात समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने को एक रूब्रिक ठीक से समझना बहुत जरूरी है, जिसमें प्रवीण बहुत तगड़े में पड़ा है और उसको ठीक से समझना है। रूब्रिक है डिल्यूजन, इंजुरी, बीइंग इंजर्ड। डिल्यूजन, इंजुरी, बीइंग इंजर्ड इज। अभी इसको सबसे पहली बात है, पहला वर्ड आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब ये भ्रम है, या तो फिर ये बात उसके दिमाग में चिपक गई है। क्या बात चिपक गई है कि इंजुरी, बीइंग इंजर्ड इज। इंजुरी मतलब क्षति पहुंचना, नुकसान, थोड़ा सा नुकसान, थोड़ी सी उसमें ब्रीच हो जाती, ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ। मतलब जो कंटिन्यूटी है ना उसमें कहीं ना कहीं विच्छेद हो गया Yes, है, बीच में गैप आ गया या बीच में रुकावट आ गई। जैसे कोई प्लेयर खेलता है, क्रिकेट खेल रहा है, मैच पे मैच खेल रहा है, फिर एक मैच के लिए वो इंजर्ड हो जाता है, मतलब एक मैच नहीं खेल पाएगा, नेक्स्ट मैच में फिर खेलेगा। तो एक मैच के लिए वो थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है उसमें, तो उस क्षति को इंजुरी बोलते हैं। इंजुरी। और इस रूब्रिक में इंपॉर्टेंट वर्ड है बीइंग, BEING। अभी भी इंजरी हो रही है, चल रही है, हाँ, चल रही है। ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्षति अब तक मुझे पहुंच रही थी और अभी तक पहुंच रही है। मतलब 2 साल से डॉक्टर साहब कभी घुटने का दर्द, कभी यहाँ पर दर्द, कभी वहां पर दर्द, अभी भी देखो यहाँ पर दर्द चालू ही है, तकलीफ चालू ही, ये तकलीफ दे रहा है, वो तकलीफ दे रहा है, यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, किए जा रहा है, तकलीफ हुए जा रही है। मतलब अभी तक जो हमने जो केसेस डिस्कस किए पार्ट 1 में, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज पार्ट 1 देखो और फिर इस वीडियो को देखो। पार्ट 1 में हमने जो केसेस देखे उसमें सब में ये भी था, इंजरी भी थी। जैसे बंदा जो बैंक में है वो क्या बता रहा है, मतलब वो बैंक में कंटिन्यूअस काम कर रहा था, कंटिन्यूटी थी। अभी ये पाइल्स की वजह से ना हो नहीं रहा है, मतलब बीच में रुका है, मतलब रुक रहा है और उसको लेके वो खींचता है। और आपको ऐसा लगेगा कि यार हर एक बीमारी में मरीज ऐसा बताएगा, ऐसा कतई नहीं है। पेशेंट का जो वाइटल फोर्स है, पेशेंट का जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्लिनिक में आकर के आपके सामने आ जाता है। और आप थोड़ा सा प्रिक करेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने बताया अभी, प्रश्न जो फर्स्ट पार्ट में देखे, वो जैसे ही आप करेंगे तो उसका जो कंसर्न है वो बाहर आ जाएगा। और जब तक मरीज ये चीज ना बताए कि इस वजह से दिक्कत हुआ और मेरे काम में व्यवधान आ रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, खुद ही जब तक ना बताए तब तक ये रूब्रिक वैलिड नहीं है। उसके ऊपर एम्फेसाइज करता है पेशेंट, बताता है कि इस वजह से हो रहा डॉक्टर साहब, और उस वजह से जो नुकसान हुआ, जो दिक्कत हुई, जो ब्रीच आया, उसकी वजह से अभी भी मुझे तकलीफ हो रहा है। ठंडा पानी पिया था 4 दिन पहले और तभी से दिक्कत चालू हुआ, तभी से खराश है, अभी तक खराश है। ये पानी की वजह से, एसी की वजह से हुआ, पानी की वजह से हुआ, ये खाने की वजह से हुआ। तो पेशेंट का फोकस वहां पे होता है। जैसे हमने बताया ना, सेपिया का फोकस कहाँ पे होगा, उसका फोकस डोमेस्टिक चीजों पे होगा,
घर के काम पे होगा। वैसे तो जो फोकस है वो पेशेंट बताएगा ही बताएगा। सेपिया पुअर की बात करेगा कि मेरे में ताकत नहीं है, मैं सह नहीं पाती हूँ, ये मेरे से अभी अब नहीं हो पाता, एम्बेरस हो जाएगा, ये चीजों पे फोकस सेपिया करेगा। और ये पुअर होके भी किस बारे में पुअर है ब्रायनिया, कि उससे चीजें नहीं हो रही, वो खा नहीं पा रहा। सर वो मेरे पास पेशेंट थी ना, वो सेम पेशेंट जो हस्बैंड को उस रूम में सोने के लिए बोलती थी, वो वही बता रहे सर 3 महीने हो रहे सर। उसने होम्योपैथी भी लिया था कि उसके फैमिली मेंबर से, लेकिन गलत रेमेडी ली थी, तो ऑब्वियसली उसको कुछ आराम ज्यादा नहीं आया था। तो उसने बताया कि सर बहुत सर 3-4 महीने सर है ना, ये ठंडी एसी से ना बढ़ता है, थोड़ा भी सर है ना खट्टा खा लो ना, तो सर मैंने 3 महीने से पूरा बंद कर दिया खाना, खट्टा खाना पूरा बंद कर दिया, सर कुछ नहीं खाती हूँ। तो उस वक्त तो परसों सर तो इतना तकलीफ ज्यादा हो गया, तो मैंने ना सर वो एंटीबायोटिक आती ना, तो वो सर एंटीबायोटिक मैंने ना आधी ले ली। मैंने तो आप पूछो आधी क्यों ले ली, तो बोलते सर उससे हमेशा तकलीफ होती है। तकलीफ होती तो क्यों लेना ही नहीं चाहिए फिर। नहीं, लेकिन फिर सर आधी ली क्योंकि तकलीफ, मतलब ये बार्गेनिंग चलाओ, मतलब तेरा नहीं मेरा नहीं, बीच का बोल, बीच का ऐसे होता है। ब्रायनिया हमेशा बी से अभी मतलब ये हुआ बी से बीच का, बी से ब्रायनिया, बी से बार्गेनिंग और बी से बिजनेस। तो ये फोकस जो होता है ना, हमेशा याद रखो, ब्रायनिया जो होता है ना उसका फोकस हमेशा इन 2 चीजों पे होता है, नुकसान नफा, और कहाँ पे एक जगह पे ना उसको ज्यादा तकलीफ है, और उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं हमेशा ब्रायनिया के पास। एक जगह पे ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा नुकसान है, एक जगह पे कम तकलीफ है, कम नुकसान है। तो हमेशा बार्गेनिंग करते रहता है, और वो जहाँ पे कम है ना उसके साथ चलता है, उसके साथ चलता है। ये ब्रायनिया उसका एक बढ़िया सा केस बताते हैं। मेरे पास में एक केस आया एंड वंडरफुल रिस्पॉन्स। माइग्रेन है उसको 25 साल से। कितने साल से? 25 साल से। तो पहला प्रश्न आप उससे क्या करोगे? केस टेकिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो मैंने उससे प्रश्न किया 25 साल से आपको, हाँ सर, तो आपने इसके लिए क्या किया? ठीक है, तो अलग अलग दवाएं, अपना अपना अलग अलग तरीका है। भाई साहब ने बोला सर कुछ नहीं, मतलब सर जब ज्यादा दर्द होता है तो मैं थोड़ा सा पेन किलर खा लेता हूँ। मतलब कुछ नहीं किया। अभी कुछ नहीं करने का रीजन भी बताएगा, रीजन पावर इंक्रीज में है ब्रायनिया, तो रीजन देखो कैसे बताएगा। 25 साल से भाई साहब किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास में, किसी के पास में नहीं गए, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हो? सर नहीं सर, मैनेज हो जाता है। तो मैंने कहा कि आज जो शुभ घड़ी आई है आज आपने क्यों तकल्लुफ उठाया मेरे पास में आने का? मतलब ऐसे पूछा मुझे आइटम एंड ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि कोई पुअर क्लास से अनपढ़ आदमी की उसको समझ में नहीं आया। तो बोले सर माइग्रेन में ऐसा होता है ना सर, उल्टी होता है और आधा सर में दर्द होता है। ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था तो मुझको पता था। और सर ऐसा ना कि आजकल के जो डॉक्टर है ना वो थोड़े से गड़बड़ है, ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक नहीं मतलब? मैं सोच रहा था मेरे ऊपर ये कहीं कुछ मैं भी तो डॉक्टर हूँ। मैं भी तो डॉक्टर, मेरे ऊपर एक गोली लेके। मैंने कहा मतलब बताइए ना डॉक्टर क्या गड़बड़? अरे सर मेरी मम्मी को तकलीफ हुआ था, उनको स्किन में कुछ इश्यू आया था और बहुत खुजली हो रही थी, तो रात को मैं इमरजेंसी में लेके गया और डॉक्टर ने वहां पे ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि उनकी खुजली और बढ़ गई। दूसरे हॉस्पिटल में भागना पड़ा, दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वहां पे भी ऐसा ही हुआ, मम्मी को कोई आराम नहीं। तो मैंने कहा ये डॉक्टरों के पास जाने का मतलब क्या है यार? फिर समझे ना आप, ये रीजन पावर इंक्रीज। प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, आप ऐसा इंजेक्शन लगाते हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये डॉक्टर्स की बुराई कर रहा है। ऐसा इस केस में नहीं है। वो ये देख रहा है कि यार जहां पर फायदा नहीं हो रहा है, वो फायदे के लिए गया था कि यार मम्मी को आराम होना चाहिए, 10 रुपए मिलेगा करके गया था, ये तो 10 रुपए और चला गया। ये रॉन्ग सफर नहीं है। डॉक्टर्स के लिए गुस्सा नहीं है। अभी देखिए आगे क्या बोला उसने, बोला सर डॉक्टर के पास में आप जाओ तो फायदा होना चाहिए ना, फायदा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो उनको दिक्कत हो गया। तो उसके बाद से मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं डॉक्टर के पास में नहीं जाऊंगा अपने माइग्रेन के लिए। वहां पर आप जाओ तो ये दिक्कत हो जाता है। तो फियर ऑफ सफरिंग, समझे आप ना, ये रॉन्ग सफर नहीं। रॉन्ग सफर में एक एक्यूजेशन आता है, एक्यूजेशन में हमेशा गुस्सा होता है, लेकिन ये माइल्डली अपनी बात कर रहा था। ये ऐसे नहीं था कि क्या आजकल के डॉक्टर क्या नालायक डॉक्टर है, वो ऐसे उसकी वजह से ये वो ऐसे नहीं, उसका फोकस जो होता है ना वो फियर ऑफ सफरिंग लॉस, उसकी वजह से नुकसान ना हो जाए ना, कोई तकलीफ ना हो जाए, उसके ऊपर होता है। और फिर उसके बाद से सर फिर मैं ऐसे ही काम चला रहा हूँ तब से। तो मैंने कहा फिर आज क्या तकलीफ हो गई? सर आज ऐसा हो ना कि प्रोजेक्ट सर जो मुझे मिला है ना वो सर वो रात जाग के हम लोग को करना पड़ रहा है। और ये माइग्रेन जो है ना 24 घंटे अभी मुझे तकलीफ दे रहा है।
अब आया ऊंट पहाड़ के अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे और वो शुभ घड़ी आ गई। उन्होंने तकल्लुफ उठाया कि चलो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाते हैं। सर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मैं इसलिए आया क्योंकि मैंने सुना है कि होम्योपैथी में इस चीज को ठीक किया जा सकता है और होम्योपैथी उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब बोला नहीं है, मन में आया, ठीक है ना। तो फिर मुझे तो समझ में आ गया था कि ये पक्का ब्रायनिया है और विद इन 3 डोजेस ऑफ ब्रायनिया 200, 25 साल का, जो कि उसको हर हफ्ते में 2-3 बार इंटेंस हेडेक होता था, सिर्फ ब्रायनिया की 3 डोज से जब नेक्स्ट फॉलो 15 दिन में आया, एक बार भी उसको हेडेक नहीं हुआ, एक बार भी। क्या बात है। तो दिस इज सिमिलियम का इफेक्ट ऐसे होता है। तो मैं एसकेडी को बताऊंगा कि एसकेडी के पास कुछ ऐसा ये है फॉर्मूला है जिससे आप ब्रायनिया ऐसे पकड़ सकते हैं। मैं इसे सीखा था और मैं भी ब्रायनिया दनादन देने लग गया जब मैंने इसे सीखा था। तो उसमें से एक रूब्रिक अपन ने समझ लिए, इंजुरी बीइंग इंजर्ड ही इज, और आगे चल दे देना। तो ये क्या ना, क्योंकि ब्रायनिया बहुत कॉमन रेमेडी है और हम लोग बहुत ग्रेटफुल है हमारे गुरुओं से। हमारे गुरु है डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, राव सर, मोहंती सर, और गुप्ता सर ने ब्रायनिया इतने अच्छे से पढ़ाई है हमको, अच्छे से केसेस हमें एक्सप्लेन करे केसेस के साथ, कि वो फीलिंग जो है ना, फील जो होता है ना बार्गेनिंग का, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो कभी भी आपको मौका मिले इनसे सीखने का, जरूर आप सीखो, उनके बुक्स पढ़ो, हमारे एचएचएफ के बुक्स पढ़ो, राव सर के जो राव सर की जो वीडियो है उसको देखो, एचएचएफ की बुक्स की डिटेल हम इसमें कमेंट्स में डालेंगे, उससे सीखने की कोशिश करो। तो ये आपको अभी मैं कुछ ऐसे ना एंट्री पॉइंट्स बताऊंगा ब्रायोनिया के, कि आप बहुत अच्छे से ब्रायोनिया को आप डेली रूटीन प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो। तो एक तो इंजुरी की बात होगी ना, तो ब्रायनिया का पेशेंट क्या होता है ना, फोकस कहाँ पे होता है। देखो आपको पेशेंट, जैसे कि बहुत लोगों ने पूछा केस में कहाँ पे फोकस करना है, क्या लेना है, हर चीज में हर पेशेंट हर कुछ बोलता है, लेकिन कहाँ पे फोकस कर रहा है, उसका कंसर्न क्या है, वो देखना होता है। तो ब्रायनिया का पेशेंट जो होता है ना, वो इंजुरी की बात करता है, इससे हुआ, उससे हुआ, इस वक्त से हुआ, उससे। दूसरी बात करता है कि इस इंजुरी की वजह से उसने खर्चा ना हो जाए, इसलिए जैसे आलोक ने बताया खर्चा ना हो जाए, इसलिए बहुत खर्चे वाली चीजें नहीं उठाता, पहले खुद से ट्राई करता है, कोशिश करता है और खुद केयरफुल रहता है। तो दूसरा रूब्रिक है केयरफुलनेस। इंजुरी हुआ और केयरफुलनेस हुआ, ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर केयरफुल को कॉशियस के साथ डिफरेंशिएट करो। एक होता है कॉशियस और एक होता है केयरफुल। इसका आप डिफरेंस बताओ। जैसे केयरफुल होता है ना और कॉशियस पहले समझो। कॉशियस में जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो रोड पे देखते हैं ना कॉशन करके, मतलब कॉशियस में ये होता है कि आपको कोई भी खतरा आगे हो सकता है, आपको अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप अगर फास्ट चलाओगे तो आगे चल के खतरा हो सकता है, तो आप सावधान रहो पहले से। अभी हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ आपको कॉशियस रहना। मतलब क्या है, अगर आप जा रहे हो कश्मीर तो आप पहले से स्वेटर बैग में डाल रहे हो, क्यों? क्योंकि वहां पे जाके अगर कुछ हो गया तो, मतलब पहले से कॉशियस रहना, लेकिन अभी कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन केयरफुल जो होता है ना, उसमें क्या होता है, आपको दिक्कतें चल रही है और आप जो भी चीजें कर रहे हो सावधानता से कर रहे हो। जैसे आपको गले में खिचखिच है, अभी तकलीफ है, इसलिए आप पानी उबाल के ले रहे हो, इसलिए आप आइसक्रीम नहीं खा रहे हो, इसलिए आप एसी बंद कर रहे हो, इसलिए आप कोई भी चीज खाते हो ना तो उसमें भी देखते हो कि ना उससे खट्टी चीज नहीं खा रहे हो। और ये धीरे धीरे खोलना है, हाथ को बढ़ाना है, धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा सा केयरफुल नहीं हुआ मैं तो तकलीफ बढ़ेगी। और कुछ एग्जांपल केयरफुल और कॉशियस। देखो कैसा है, कॉशियस होता है जो होने के पहले ही चालू कर देता है उसके लिए प्रबंध, कि अभी 40 उम्र हो गई है, हर 6 महीने में मैं चेकअप करा लेता हूँ, और मैंने नमक एकदम कम कर दिया है, और मैं शुगर भी एकदम, चाय में शुगर बंद कर दिया। बोला अरे अभी हुआ नहीं शुगर तो पहले ही नहीं, अभी 40 उम्र हो गई ना, अभी तो हो जाता है। कुछ लोग सितंबर का एंड होता है, टोपा पहन के आ जाते ये कॉशियस लोग, ठंडी पड़ी नहीं है पहले ही, ये कॉशियस लोग हैं। और केयरफुल लोग जब तकलीफ चालू हो जाती है, फिर उसके बाद उस चीज की केयर लेना चालू करते हैं, फिर उसकी केयर लेना चालू होते, गले में खिचखिच हो रही है तो फिर गर्म पानी, तब तक भाव ठंडा पानी पी रहे थे, लेकिन जैसे ही गले में खिचखिच चालू हो गई, फिर गर्म पानी, फिर अदरक, फिर एसी बंद करो, फिर मफलर बांधो। ये केयर बाद में लेना, मतलब जब तकलीफ चालू होती है, तकलीफ चालू हो
तकलीफ के दौरान जो अपन केयर लेते हैं उसे केयरफुल केयरफुल होते हैं। तो अगर आपके पास कोई लेडी आती है और देखो क्या होता है, और एक खास बात क्या है ना इसकी, कि उसको तकलीफ हो रही है, मतलब अगर उसको समझो 1 महीने से तकलीफ हो रही है, लेकिन वो जो केयर होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर उसको अगर पूछो कि ना ये हाथ वो थोड़ा मूव कर पा रही है, लेकिन वो फिर भी ज्यादा केयर लेती है, उसको उससे भी बहुत धीरे धीरे हिलाएगी, धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे धीरे, मतलब वो कर सकती है फास्ट। ऐसा नहीं है कि बीमारी की वजह से, अब ये समझ के लेना चाहिए क्या होता है exactly। अगर समझो मैं ऐसे धीरे धीरे चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 2 बात होती है इसमें। एक तो बीमारी ने आपको इतना स्लो किया है, पहली बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि आप, बीमारी ने थोड़ा स्लो किया है लेकिन आप उससे भी स्लो हो जाते हो। क्यों? ताकि बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो जाए। ये ब्रायनिया होता है। ये थोड़ा सा कम यूज करो तो ज्यादा चलेगा। हाँ, एक रूब्रिक मेटाफोरिक है जिसको हम लोग बोलते हैं चूजेस द लेसर इविल। अभी कैसा, दोनों घुटनों में आपके दर्द हो रहा है, राइट वाले में ज्यादा है, लेफ्ट वाले में थोड़ा सा कम है, तो आप काम करना नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन आप काम करोगे कैसे, दर्द तो है, तो लेफ्ट वाला जिसमें कम है उसके बूते पे आप धीरे धीरे चल करके काम कर रहे हो। सो दैट इज चूजिंग द लेसर विल। 2 बुरी चीजें हैं और उन 2 बुरी चीजों में बार्गेन करके, यहाँ पे भी बार्गेनिंग है ना, इसमें कम दर्द हो रहा है तो मैं इसके बल चलता हूँ, लेकिन काम करते रहो। एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, मयूर सर की केस है, डॉक्टर मयूर महाजन, जो मतलब किसी ने कमेंट में पूछा था आप तीनों में मयूर कौन है। हम तीनों में मयूर नहीं है, हमारे खास दोस्त है मयूरेश महाजन जो HHF के प्रेसिडेंट है। तो उनके पास एक केस आई थी स्टोन की। हाँ, उनको एक साइड में स्टोन था और वो क्लिनिक में आए मयूर के पास, और वो खड़े ऐसे थे, ऐसे ही खड़े थे। तो मयूर उसकी तरफ देख रहा, बोले ऐसे क्यों हो? तो बोला ऐसे रहने से दर्द कम रहता है। तो बोला ऐसे कब से हो? बोला सुबह से ऐसे ही, दोपहर हो गई भाव ऐसा ही है। तो मयूर ने पूछा ऐसे रहने से कमर में दर्द नहीं होता? हो रहा है सर, लेकिन स्टोन से कम दर्द होता है। ऐसे रहने से कमर दर्द हो रहा है, बार्गेनिंग देखो, लेकिन स्टोन का जो दर्द है बेकार, उससे अच्छा ये परवड़ गया। केयरफुलनेस भी आ गई। अभी क्या हुआ, गाल ब्लैडर में स्टोन और किडनी में स्टोन, ठीक है, किडनी का स्टोन का जब दर्द, स्टोन दोनों में दर्द होता है, भयंकर होता है, लेकिन गाल स्टोन का जो दर्द है ना वो थोड़ा सा कम है। किडनी वाला जो सर है ना बहुत ज्यादा है, तो आप एक काम करो, अभी किडनी वाला निकाल दो, गाल स्टोन का ऑपरेशन बाद में करवा लेंगे। हर जगह में कैलकुलेशन, बार्गेनिंग, बिजनेस। तो ये जो गोली, आधा गोली क्यों खाया? क्योंकि गोली से साइड इफेक्ट होता है, लेकिन उतना इफेक्ट, साइड इफेक्ट है ना वो झेल लेते हैं, लेकिन अगर नहीं लिया तो ज्यादा तकलीफ हो रही है तो उतना तकलीफ सहन कर लेते हैं। तो हमेशा मैंने बताया ना 2 ऑप्शन होते हैं। तो एक केस यहाँ पे बताता हूँ मैं, इंजरी इंजर्ड बीइंग बताया, केयरफुल बताया, तो हम अपने, और फियर सफरिंग आपको पता चला। अभी फियर सफरिंग आएगी तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि बिजनेस की तरफ ही जाना चाहिए, बिजनेसमैन ही होना चाहिए। अभी ये बच्चे का केस देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। उस बच्चे को ना पूरा होठ उसके ना ड्राई हो गए थे और थोड़े से इरप्शंस आए थे, यहाँ पे बहुत कम इरप्शंस थे, लेकिन ड्राई थोड़ा हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बच्चा 1 दिन से मुंह खोल नहीं पा रहा था, बात ही नहीं कर रहा था। नहीं कर रहा था। तो उसकी मम्मी कितनी उम्र थी बच्चे की? उसकी मतलब वो मेरे ख्याल से 6-7 स्टैंडर्ड में होगा। अच्छा। तो उस बच्चे को माँ लेके आई, उसका कुछ दिनों पहले बर्थडे था, और उस स्टोरी में भी बार्गेनिंग हुई थी, तो वो अलग बात है, लेकिन उसको मतलब कुछ सेकंड में ही केस समझ में आ जाता है। तो आपको भी ऐसे केसेस बहुत मिलेंगे, तो आप ध्यान रखो। तो उसकी मम्मी ने बताया, सर ये यहाँ पे जो मेडिकल की शॉप है ना, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि होम्योपैथी यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ना आपको दवाइयाँ मिलेंगी, यहाँ से जाओ, आपकी तकलीफ ठीक नहीं हो रही है। तो उसने उसको पूछा क्या तकलीफ हो रही है? तो ये बच्चा, उन्होंने बोला देखो सर बात ही नहीं कर रहा कल से। बोला क्या? फिर बच्चा ना ऐसे बैठा है। तो मैंने बोला क्या बात नहीं कर पा रहे हो? अच्छा क्यों? सर फिर माँ चालू हुई, सर ये मुंह नहीं खोल पा रहे सर, पता नहीं, देखो ना सर उसको मुंह को कैसा हो गया। सर ये लास्ट टाइम भी हुआ था ऐसे ही, और कुछ दिन पहले भी हुआ, तो एलोपैथ के पास गए तो उन्होंने ना वो क्रीम लगाने के लिए दिए, फिर वैसलीन लगाओ, ऐसे वैसे बताया। और सर उन्होंने कुछ बताया तो मम्मी बहुत परेशान थी, क्योंकि ये जो बीमारियां कुछ होती है ना, उसमें डायग्नोसिस की एक अलग बात है, वो बाद में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डायग्नोसिस जो हम आज का साइंस जो डायग्नोस करता है उसमें कितनी गलतियां होती है, और बहुत सारी इसमें डायग्नोसिस बिल्कुल गलत होता है, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे वही हुआ कि वो डायग्नोस नहीं कर पाए डॉक्टर, तो ये माँ परेशान हो गई, तो इसको हुआ क्यों? माँ परेशान इसलिए हुई
क्योंकि डॉक्टर के पास जाके भी ठीक नहीं हो रहा है। और ये बात नहीं, बच्चा मुंह नहीं खोल पा रहा है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं कुछ तो मैं बोले सर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैंने बोला ठीक है मुझे बताओ क्या हुआ कैसे। एक सेकंड आप रुको, वो बच्चे को मैं पूछता हूँ, तो बच्चा बात ही नहीं कर रहा है। तो मैंने उसको बच्चे को बोला ऐसे बताओ क्या हो रहा है। तो वो बोल रहा है मैंने उसको बोला थोड़ा मुंह खोलो, क्या हो रहा है? मुंह नहीं खोल पा रहे हो? नहीं ऐसे। तो कब से तकलीफ हो रही है? कल से तकलीफ हो रही है। अच्छा, बिल्कुल मुंह नहीं खुल रहा है? मतलब थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। मैंने बोला खोलो, चलो देखो दिखाओ जरा क्या होता है। तो उसने ऐसे किया, मतलब धीरे से मुंह खोला। केयरफुलनेस होता है इसमें। ये ऐसे हुआ। तो मैंने लगा इसके आगे नहीं खुल रहा है। सर देखो ना सर ऐसे हो रहा है, इसके आगे नहीं। तो उसने ऐसे किया। तो मैंने बोला आप बोलने की कोशिश करो कुछ। थोड़ी देर वो ऐसे रुका, थोड़े बोलने की नहीं हो रहा है ऐसे। तो सुबह से क्या खाया? सर कुछ नहीं सर, इसकी वजह से खा ही नहीं पा रहा है, बात नहीं कर रहा है। हमेशा सर ऐसा कभी नहीं होता है। उसको भूख भी लगा होगा। हाँ, मतलब दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था और कोई कुछ चीजें उसके मुंह में जब डालने गई थी मम्मी ने उसके, तो उसको बहुत तकलीफ हुई। तो बोल रही थी रहने दो अभी, रहने दो नहीं करना ऐसा। तो ये इतनी सी चीज होती है ना इसमें। मतलब देखो एक छोटे बच्चे के लिए 7 स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए दिन भर बात नहीं करना है बहुत बड़ी बात है। कभी नहीं, बच्चा ऐसा रह नहीं सकता। और वो भी इतनी सी प्रॉब्लम, मतलब वो फिजिकली भी उसको थोड़े से इरप्शन दिख रहे हैं, ड्राइनेस दिख रहे हैं। मतलब वो बच्चा सफरिंग को लेके कितना सेंसिटिव है। मतलब वो सफरिंग से डर रहा है, इसलिए एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है। मतलब क्या, जहां पे मतलब मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं, मतलब उसको तकलीफ तो होगी उसमें भी। मतलब कॉम्प्रोमाइज कुछ तो नुकसान है उसका, लेकिन वो नुकसान ठीक है, लेकिन इतना दर्द नहीं चाहिए। और सबसे खास बात यह है ना कि उसको वहां पे दवा दी और लिटरली 5-10 मिनट में उस बच्चे को पूछा तो बच्चा खुद ही चालू किया उसने। खांसी वाला केस याद आया। ये दिखा रहा है इतना, इससे ज्यादा नहीं, एक बार, उससे ज्यादा मोशन नहीं करने का। मतलब उसके बाद 10-15 मिनट में वो बच्चे ने बात करना चालू किया। बोला हाँ अभी नहीं दर्द हो रहा है, और पूरा मुंह खुलने लगा वो फिर से बात करना, क्योंकि यहां से वो डर चला गया। मतलब हमारी होम्योपैथी कहाँ पे काम करती है इसको समझो, क्यों होम्योपैथी सबसे सुपीरियर है इसको समझो। ये इससे काम नहीं होता है। उसके माइंड में जो फियर सफरिंग थी और जो केयरफुलनेस, जो एक्स्ट्रा केयरफुलनेस थी, उस दो चीज को मेडिसिन ने कम कर दिया। तुरंत बच्चा ठीक। और उस बच्चे को अभी तक उस चीज को अभी 1.5-2 साल हो गए, उसकी मम्मी अभी भी आती है, उसको पूछा, उसके बाद उसको बीच में थोड़ा सा हुआ था, एक डोज पोटेंसी बढ़ा के दी थी 2-3 महीने के बाद, लेकिन वो बहुत मामूली था, तुरंत ठीक हो गया था उसका। उसके बाद अभी तक ये जो फियर ऑफ सफरिंग है वो अभी हम लोगों ने कफ का जो रूब्रिक किया था, तो जो कफ का रूब्रिक है सिर्फ खांसी के लिए नहीं है, उसकी मानसिक दशा को समझाता है। फियर ऑफ मोशन लेस्ट इट ब्रिंग्स ऑन कफ। वो इस चीज के लिए डरता है कि मैं मूव ना करूं। सिर्फ खांसी नहीं, ये भी एक तरीके की, ये भी सब खांसी छोड़ दो, फियर ऑफ मोशन समझने की कोशिश करो कि ये मैंने थोड़ा सा भी किया ना तो खांसी आ जाएगी या पेन आ जाएगा, जिसकी वजह से मूवमेंट मत करो। जल्दी शादी करी तो नुकसान हो जाएगा, कफ आ जाएगा। अगर ज्यादा से जल्दी फास्ट मूव किया तो दर्द आ जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, नुकसान। वैसे ही है मोशन, चाहते धीरे धीरे खांसो, धीरे धीरे मुंह खोलो, धीरे धीरे चलो, लेकिन वो तकलीफ के साथ परसिवर करो। ये ब्राइन होता है बार्गेनिंग। तो हमने तीसरा रूब्रिक ऐड किया, डिलीजन इंजरी, केयरफुलनेस और फियर सफरिंग। ये इतनी सी चीज है, बिजनेस भूल जाओ सब कुछ। मतलब अगर जरूरत नहीं जाओ वो भी आ जाएंगे, वो भी जुड़ जाएंगे, लेकिन सिर्फ इन तीनों पे भी आप दे सकते हो, सिर्फ तीनों पे। और इसमें ना आपको सिर्फ कौन कौन सी रेमेडी आएगी, इसको फॉस्फोरस आएगा, स्ट्रैमोनियम आएगा, ट्राइमोनियम आएगा और ब्रायनिया आएगा। तो अभी इसको डिफरेंशिएट करना है। यस। तो इसका एक बहुत आसान तरीका, अगर आपको ये सीन आपको जो मैंने बताया, डिल्यूजन इंजरी इसकी वजह से हो रहा है, पंखे की वजह से हो रहा है, पानी की वजह से हो रहा है, एसी की वजह से हो रहा है, तब से लेकर अभी तक हो रहा है, कर नहीं पा रहा हूं, क्षति आ रही है, ब्रेक आ रहा है, उसके वजह से मैं ये केयर ले रहा हूं। तो उसको पूछो क्या क्या केयर ले रहा हूं, बताएगा, खुद से बताएगा, पूछने की भी जरूरत नहीं होती। ये केयर ले रहा हूं, तो इंजरी आ गया, केयरफुलनेस आ रहा हूं। क्यों केयर ले रहे हैं, तो आपका फोकस होगा सफरिंग बचाने के लिए। इसके बाद जो फॉस्फोरस होता है ना और स्ट्रैमोनियम, ये दोनों भी दवा जो है ना, वो उनको है ना डर समझ में नहीं आती। फॉस्फोरस लाइट डिजायर में भी है और स्ट्रैमोनियम भी लाइट डिजायर में है, जो ब्रायनिया नहीं है। एंजाइटी डार्क में फॉस्फोरस भी है, स्ट्रैमोनियम भी है, लेकिन ब्रायनिया नहीं है। तो आपको प्रेजेंटेशन के फियर डार्क में भी, फियर डार्क इतना बड़ा रूब्रिक है, कितने लोग हैं उसमें, फियर डार्क में तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें भी ब्रायनिया नहीं है। तो आप ये समझो, और एक रूब्रिक है फियर इंजरी ऑफ, डिल्यूजन इंजरी हो रही है, फियर इंजरी में नहीं है ब्रायनिया।
क्यों नहीं है? आगे चल के इंजरी होगी, मेरा काम रुक जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी तक जितना ठीक हो गया, काम करने लायक हो गया, मैं काम करूंगा। बीमारी रहेगी चलेगी, उतनी रहेगी तो भी चलेगी। मतलब फियर इंजरी, फ्यूचर में जो फियर होती है, फियर हमेशा फ्यूचर में होती है, फियर उसकी नहीं है। इंजरी बाद में हो जाएगी, उसकी भी फिक्र नहीं है। तो आपको केस में यही देखना है कि ये बंदा फोकस कहां पे कर रहा है। ब्रायन ने आपको कभी नहीं पूछेगा सर ये किसकी वजह से सर होता है, ये हारने क्यों हुआ सर, ये क्यों होता है, कभी नहीं क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसका, स्टैमिना पूछेगा। और अगर उसने पूछा कि इसका क्या करना पड़ेगा तो उसके पीछे ये होगा कि खर्चा कितना है। तो फोकस क्या क्यों हो रहा है उस पर नहीं रहेगा मेरे पास ऐसे। और एंग्जाइटी डार्क, एक दूसरा चीज Yes, इंपॉर्टेंट, anxiety. एंग्जाइटी डार्क है ना। फास्फोरस हमेशा क्या होता है ना, फास्फोरस खुद को वेल्थ में है, तो फास्फोरस हमेशा ना पता है सर, इतना पढ़ सर, मैंने काफी रिसर्च किया, सब देखा सर, इंटरनेट पे भी देखा, तो ये सब चीजें मैं ये कर रहा हूँ, फिर क्यों हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। ये बीमारी क्यों हो रहा है, मतलब खुद ही डार्क में है, एंशियस है, क्यों हो रहा है समझ में आ रहा। सर ये क्यों हो रहा है, कैंसर तो नहीं है, वो भी है डार्क में। मतलब ये दोनों डरते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो जानना चाहते हैं बीमारी क्यों हुआ। ब्रायन ने वो क्यों हुआ, लेने भाड़ में गया, किसी के हो गया ना, अभी दर्द हो रहा है ना, अभी क्या है, इससे कैसा बचने का है। इसमें दो ऑप्शन है, इसमें ज्यादा तकलीफ, इसमें कम तकलीफ है, किससे चलूं, इतना ही लुकआउट होगा ब्रायन का। अगर ये आप पकड़ सको तो आपको बहुत लंबे समय की केस लेने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि ये मैंने एसकेडी से सुना था, मेरे को बहुत भाया था, और ये अपन ने शायद नरेंद्र गुप्ता सर ने भी ये हमको बहुत अच्छे से समझाया था। तो मेरे पास एक मतलब हाइड्रोसिल उसको पहले से था। हाइड्रोसिल वो अपना मार्बल मार्केट है ना, अच्छा, तो जाके यहाँ पर, तो वो मार्बल मार्केट पे वहां पर वो ये करता है, मार्बल का कार्विंग करता है। तो वो दोपहर को सोया था, और उसके जो हाइड्रोसिल उसको पहले से है, बड़ा सा है, तो वो अचानक से दर्द करने लगे। तो फिर क्या किए, तो बोले दर्द करने लगे, तो फिर मैं काम छोड़ के सो गया, दर्द हो रहा था। बोले घंटा भर सोया। यूजुअली मैं जब पेट के बल सो जाता हूँ तो आराम हो जाता है, ऐसे भी पहले एक दो बार हुआ था, तो मैं पेट के बल सो जाता था, तो फिर वो आराम हो जाता। तो मैं पेट के बल सोया रहा 1 घंटा, फिर भी दर्द कम नहीं हुआ। फिर मैं दोस्त को लिया इसको, और मैं कलमबोली में आया, कि कलमबोली में वहां पर अभी हमारी एक स्टूडेंट है, वो लेडी है बेचारी, तो वो उनके पास पहुंच गए। वो ढूंढते आई होम्योपैथिक डॉक्टर। मैं बोला होम्योपैथिक ही काय को ढूंढने का, इतना दर्द हो रहा है, तो बोले नहीं, वो तो एलोपैथिक के पास जाएंगे, वो तो ऑपरेशन बोल देंगे। ऑपरेशन बोलते, बोला ऑपरेशन से डर लगता। बोला ऑपरेशन से डर की बात नहीं है सर, पैसा कहाँ चला जाएगा। देखो ये ऑपरेशन का डर, स्टैमिना को इंजरी का डर होता है, फियर इंजरी होती है उसमें, तो वो उसका ये नहीं। तो फिर इसीलिए मैं होम्योपैथिक, क्योंकि होम्योपैथिक की दवा से ठीक होता है हाइड्रोसिल, मुझे मालूम है, ये हमारे गांव में भी बोलते हैं। बोला अच्छा ठीक है, तो उसके पास गए, तो वो उससे नजदीक है, उसका रोडपाली में है। तो वो लेडीज, तो वो शर्मा गई, तो उसने बोला मैं काम करती हूँ, हमारे सर का नंबर देती हूँ। उसने मेरा नंबर दे दिया, मेरे को सब कॉल करके बोल दिया सर ये हाइड्रोसिल का पेशेंट आप देख लो। तो मैं बोला ठीक है भैया आ जाओ। आ गया, आया तो ऐसे पैर ऐसे 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 करके इधर उधर पकड़ पकड़ के आहिस्ता 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 आहिस्ता, मतलब काफी दूर से आया हो। बोला अरे बाप रे, बोला तू ऐसे तकलीफ हो रहा है, बोले इतना तकलीफ हो रहा है, तुझे दर्द हो रहा है, तो नजदीक में किसी डॉक्टर के पास चले। बोले नहीं सर वो होम्योपैथी ही दवा लेना है। बोला अच्छा होम्योपैथी दवा लेना। बोले दर्द होने लग गया, तो फिर वो इसीलिए ऐसे यहाँ पर ऐसे दाब के रखे ना। अभी वो रिक्शा से इतना दूर से आया है, और हाइड्रोसिल का ये है, और पूरी टाइम दबा के रखा, ऐसे दबा के रखा है, मतलब कोई लेडीज देखे तो बोले क्या कर रहा है क्या कर, लेकिन वो कौन क्या बोले क्या नहीं, ऐसे दबा के रखने से आराम मिलता है, इसीलिए उसने वो जगह दबा के रखी है। बोलो मैं सिर्फ, मेरे को अभी ये पता चल गया कि ये केयरफुल है, ये इंजर्ड बीइंग है, कि भाई ये सर हिलने भी नहीं देता, उठूं तो तकलीफ, बैठूं तो तकलीफ, चलने भी नहीं देता, मतलब बस टपक रहा है सर, दर्द हो जा रहा है। इंजर्ड बीइंग, फियर सफरिंग और केयरफुल। देखो ये ऐसे पकड़ के आया है। मैंने बस उसको इतना पूछा, जैसे अगर आपके पास हाइड्रोसिल के दर्द के 50 पेशेंट आते हैं, 50 पेशेंट आते तो उसमें से 45 पेशेंट को पहले डर बैठेगा कि अभी ये काटना पड़ेगा, अभी इसका कुछ खरा नहीं, मेरा गया वाट लग गया। डरना तो चाहिए ना,
मैं बोला तेरा दर्द होने लगे, तेरे को डर लगा? तो बोला काय का डर? मैं बोला अरे इसका इतना दर्द हो रहा है, डर नहीं लगा तेरे को? काय का डर? बोला अरे वो तो बेचारा अनपढ़ आदमी, बोला काय का डर? बोला हो गया, चलो। मैं उठा, मैं ब्रायन ने उसके मुंह में डाल दिया। मैं बोला भाऊ बैठ बाहर थोड़ी देर, मैं दूसरा पेशेंट देखता हूँ। जब तो दूसरा पेशेंट देख रहा था, ये भाऊ बाहर घूमने लग गया 5 मिनट में, ऐसे ऐसे, और वहां से बोल रहा सब देखो सही हो गया। बोला उसका हाथ भी वहां से निकल गया। यहाँ पर ये चीज समझने वाली कि 5 मिनट में वहां का जो सीरियस फ्लूइड है, क्या वो कहीं निकल गया, कहीं डिस्चार्ज हो गया? नहीं, 5 मिनट के भीतर ऐसी चीजें नहीं निकलेंगी। स्वेलिंग भी उतना था, एरिया भी उतना है, सब कुछ वही है, लेकिन जो फियर ऑफ सफरिंग था वो निकल गया, वो उसका पेन था। वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो छूमंतर हो जाता है। और ये यहाँ पे होम्योपैथी की है ना, ये साइंस कितना सुपीरियर है, ये धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस करना है, खुद को एक्सपीरियंस करना है। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और साइंस कितना गलत ट्रैक पे जा रहा है वो आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैंने जो फॉस्फोरस में केस बताया था, फ्रोजन शोल्डर है, कम ऑन, फ्रोजन शोल्डर में आपके शोल्डर में इतने सारे फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं। हमारे पास आर्थराइटिस के कितने पेशेंट है जो और आप बोलते हो होम्योपैथी में टाइम लगता है, बिल्कुल नहीं लगता। होम्योपैथी से फास्ट कुछ भी नहीं है। आपकी रेमेडी सटीक है तो आप चौक जाओगे, इतना फास्ट है। पेशेंट भी चौक जाएगा। कोई भी थेरेपेटिक सिस्टम नहीं है, कोई भी we can थेरेपी bet upon it and we have 1000 cases to show it. यस, बहुत सारे पेशेंट चल नहीं पाते बिल्कुल, जैसे यही ब्रायन यहाँ लंगड़ाते आइए, हमने ब्रायन दिया और इसके रिकॉर्डेड केसेस है। और तुरंत 10 मिनट में, 5-10 मिनट में उसकी मूवमेंट कितनी फ्री हो जाती है, कुछ लोग पूरी तरह फ्री हो जाते हैं जैसे बताया। तो ये आपको दिखने को, ये सिमिलिमम होता है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि उसका असर कैसे आ रहा है। ये अभी YouTube पे तो नहीं दिखा सकते, किसी दिन सेमिनार में मिलेंगे तो वो वीडियो केसेस आपको बिल्कुल, दिखा सकेंगे। बिल्कुल। आप देख के आपको विश्वास हो जाएगा कि वाकई में ऐसा होता है। और आपको ये खुद से दवा देनी है। जैसे हमने ये बहुत आसान करने की कोशिश करी ब्रायन के अलग अलग बच्चों में कैसे होता है। एक लेडी हाउसवाइफ है, उसमें भी वो बिजनेस की बातें नहीं करेगी, लेकिन वो काम की बातें करेंगी, क्योंकि काम उसके लिए बिजनेस होता है। क्योंकि बिजनेस इज समथिंग विच कीप्स यू बिजी, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। तो उस लेडी में उसको काफी टाइम से उसको था आर्थराइटिस था, उसको चल नहीं पाती थी और उसके साथ डाइजेशन के भी बहुत सारे इश्यूज थे। वो इतना हॉरिबल था उसको कि उसकी बीमारी देख देख के बच्चा, उसका बेटा जो है ना, वो बीमार, उसका बीमारी देख के स्ट्रेस लेने लगा, उसकी वजह से उसका बेटा भी बीमार था जो ठीक हो गया। फिर इसको भी दवा दिया इसी चीजों पे। मतलब वो बहुत केयरफुल। देखो आपको बहुत सारे ब्रायन केसेस में ये चीज देखने को मिलेगी, सर 3 साल हो गया सर, मैंने दही बंद कर दिए, मतलब केयरफुल एकदम। मतलब क्या है, इसको होम्योपैथी में जब तक नहीं आता ना ये बंदा, तब तक उसको, क्योंकि कहीं बहुत ट्राई करता है, कहीं पे उसको जितना चाहिए उतना रिलीफ नहीं मिलता है। दर्द से दर्द थोड़ी देर के लिए कम होता है, 1 दिन के लिए कम होता है, दूसरे दिन फिर से दवा नहीं लिया तो दूसरे दिन फिर से दर्द होगा। तो ये चला था, उसको चारा नहीं है। तो ये क्या करता है, ये खुद रीजन पावर इंक्रीज में है, खुद सोचता है किसकी वजह से हो रहा है, हाँ एसी से हो रहा है, हाँ दही से हो रहा है। तो उसको बहुत पसंद है दही, वो खुद बताएगा आपको, सर बहुत पसंद है, लेकिन सर बंद किया, दही बंद किया सर 6 महीने, बिल्कुल हाथ नहीं, सर बिल्कुल नहीं हाथ लगाया कभी भी। लेकिन ऐसे इतने दिन से तकलीफ है ना बहुत कम थी। उस दिन वो दोस्त के यहाँ पे गया सर, उसमें जबरदस्ती से खिलाया, कचूमर में दही डाल दिया था उसने, थोड़ा सा खाया सर, वापस से तकलीफ होने लगी। और आप जब उसको ब्रायनिया देते हो, ठीक होता था पेशेंट, यही चीजें वो सब कर पाता है। दही खाओ, कुछ भी खाओ, धूल में जाओ, मिट्टी में जाओ, कुछ नहीं होता उसको। और वो खुद शॉक हो जाता है कि इतने साल से बेकार में मैंने दही बंद कर दिया था। ये तो होता है। ये आपको समझ में आ गया कि इसको लाइट डिजायर नहीं है, एंजाइटी डार्क नहीं है, फियर डार्क नहीं है। इसको क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ लफड़ा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फियर डार्क, फियर इंजरी, ये सब कुछ नहीं है। दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, उसको वो खुद मैनेज करने की कोशिश करता है, केयरफुल रह के, क्योंकि उसको सफरिंग नहीं चाहिए। ये उसकी दिक्कत है, क्योंकि उसको इंजरी हुई जा रही है, केयर लेता है, सफरिंग रोकता है, ऐसे बार्गेन करता है। नहीं तो डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर के पास बार्गेन करता है। मतलब ये बंदा देखो ना, इसको ये डर, फियर ऑफ डार्क या एंग्जाइटी डार्क किसको होगी, जिसको बीमारी से क्या खतरा होगा उसको होगी ना। इसके पास तो 2 ऑप्शन ऑलरेडी होते हैं ना, क्योंकि ये चल रहा है हमेशा, एक ज्यादा तकलीफ हो रहा है, कम तकलीफ वाला कम तकलीफ में तो चल रहा है, तो इसको क्यों डर होगा। इसलिए उसको बीमारी क्यों हो रही है, आगे जाके क्या खतरा होगा, इसका डर नहीं होता है। उसको सिर्फ सफरिंग से डर होता है, मतलब आगे जाके बीमारी बढ़ेगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। तो इस तरीके से आप ये दोनों चीज को समझेंगे तो फॉस्फोरस ट्रैमोनियम बिल्कुल अलग होगी। ठीक है। और 1-2-3 चीजें जो जरूरी है कि ब्रायन ये आपके, अगर आप रेपर्टरी में देखें तो फैमिली को लेके कोई जुड़ाव नहीं, कोई रूब्रिक नहीं।
फैमिली से कोई पड़ी नहीं, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन को, जैसे सल्फर है, सल्फर को फैमिली, चिल्ड्रन उसकी जान है, उसकी पहचान है। लेकिन ब्रायनिया के लिए चिल्ड्रन, फैमिली, इनसे जुड़े हुए बहुत ही कम रूब्रिक मिलेंगे, या तो ना के बराबर मिलेंगे। तो ये तो जिसके लिए बिजनेस इतना महत्वपूर्ण है, उसके लिए जो इमोशंस हैं और जो फैमिली है वो तो सेकेंडरी हो जाता है ना। बिल्कुल मतलब ये ना आपको मतलब होम्योपैथी अच्छी तरह से करनी है, प्रैक्टिस मिस नहीं करनी, दवा गलत दवा नहीं देनी है, पार्शियल सिमिलम नहीं देना है जहां से थोड़े थोड़े रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो जैसे एक एग्जांपल क्या है ना, देखो सल्फर जो है ना वो कॉशियस एंशियस में है, सिलिशिया और सल्फर। तो जैसे आलोक ने बताया, मेरे पास भी एक बंदा था सल्फर, बहुत ही रेवरेंस के साथ, बहुत प्रसन्नता से के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ बात करता है, तो आपको ये समझ में आ जाता है। लेकिन ब्रायनिया भी ह्यूमिलिटी के साथ बात करता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये ब्रायनिया है कि सल्फर है, क्योंकि ये कॉशियस आपको कभी कभी केयरफुल लग सकता है। तो वो सल्फर जो था वो पहले से टोपी, स्वेटर सब कुछ पहन के आपके पास आ गया। क्यों? पिछले साल सर बहुत ठंडी में सर ऐसे हो गया था, फिर सब दर्द, घुटने उठने सब परेशान किए थे सर, इसलिए अभी शायद इस हफ्ते में सर आएगा। अरे आई नहीं, अभी तक ठंडी कहाँ हुई है, अगले हफ्ते आएगी तो करो। तो पहले से ही कॉशियस, इसको बोलते हैं आई ही नहीं है फिर कॉशियस है। तो आपको ना इस तरीके से चलना होता है। और आपको फिर और भी रास्ते हमने बताए सल्फर के, जैसे अभी भी बताया, सल्फर को फैमिली से कंसर्न होता है, खुद का फायदा नहीं होता है, सल्फर देना चाहता है और ब्रायनिया लेना चाहता है, आर्सेनिक लेना चाहता है। तो इस तरीके से ना आपको हर एक पर्सनालिटी के अलग अलग पहलू पता हो, सारी उसकी बिहेवियर की पैटर्न पता हो, तो आप उसको कंपेयर कर पाएंगे। और ये जो पता है धीरे धीरे आपको चल जाएगा। धीरे धीरे हम लोग केस टेकिंग पे भी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने इस जैसे ब्रायनिया के संदर्भ में हम लोगों ने 2-3 ऐसे प्रश्न आपको बताए कि हम किस तरीके से वार्तालाप जारी रख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा। क्योंकि जो प्रोजेक्शन है पेशेंट का, वो अपने आप वो उस तरफ जाएगा, वो धीरे धीरे बिजनेस की बात करना ही चालू कर देगा। सल्फर धीरे धीरे करके बच्चे की बात करना चालू, बच्चे की बात करना चाहिए। सल्फर वेल्थ की बात करेगा और ब्रायनिया पुअर की बात। ब्रायनिया पुअर हमारे पास है नहीं। हमारे पास कितना है सल्फर है, हमारे पास कितना कम है, कुछ नहीं है, वो ब्रायनिया है। मैं कमाने वाला 1 हूँ, खाने वाले 8 है सर, क्या करें सर, थोड़ा फीस कम कर। तो ये धीरे धीरे जैसे ना आप इसको डिफरेंशिएट करना सीखो। हमने काफी सारी चीजें ना इस दरम्यान बताई कि इसमें भी आपको कैसे समझे। जैसे वो बंदा था जो बच्चों की फिक्र बोल रहा है, लेकिन थोड़े समय के बाद समझ रहा है कि बच्चा ऑपरेशन में खर्चा हो जाएगा, उसका टेंशन है। और उसने मुझे पता है, उस बंदे ने मुझे बहुत टाइम तक, तो मेरा बहुत टाइम उसने लिया कि इस बारे में मैंने उसको बताया था कि रिसेंटली सोनोग्राफी नहीं की थी उसने, सोनोग्राफी नहीं की थी। तो उसको बोला कि यार सोनोग्राफी करना पड़ेगा तुमको। तो बोला सर कहाँ पे करूँ सर, यहाँ पे सर बहुत पैसा लगता है, वहाँ पे सर 1400 रुपए लेते हैं, वहाँ पे 1200 रुपए लेते हैं, वहाँ पे 1000 लेते हैं। तो मैंने बोला एक काम करो, उसको मैंने भेज दिया फिर लायंस क्लब। सर फिर आप चिट्ठी पे लिख के दे दो ना, फिर वहां पे जाके, मतलब देखो ये बंदा मतलब पैसा कितना खर्चा जो है ना वो कम करना चाहता है। फोकस वहां पे होता है, बीमारी पे फोकस नहीं होता, वहां पे होता है। तो ये ऐसा ड्राई बंदा, ये ऐसा बिजनेस वाला बंदा, ये अलग पैसा वाला बंदा जो परसीवर करता है पेन, केयरफुल रहता है और शॉर्टकट ढूंढता है, उसको सही करने के। ये ऐसा सब ब्रायनिया है। ये ब्रायनिया आपको ढेर सारे मिलेंगे, रप्पा रब देने का, सट्टा सट ठीक करने का। फिर आपको देखो मोशन एग्रेवेशन और रेस्ट एमलरेट्स, इससे ज्यादा ब्रायनिया कैसे मिलेंगे और कितने मिलेंगे। ठीक है, ओके, एंजॉय ब्रायनिया एंड प्रिस्क्राइब ब्रायनिया विद कॉन्फिडेंस। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। अपने जितने सारे होम्योपैथ्स है दोस्त, उन सबको ये गर्व होना चाहिए कि होम्योपैथ है। और आप शेयर करना बहुत जरूरी है। क्यों? हमारे सर राव सर हमें बताते हैं, और हम भी क्यों शेयर कर रहे हैं, हम भी इसलिए शेयर करते हैं। एक तो मोटो ये है इसके पीछे का कि होम्योपैथी को बहुत फैलाना है, बहुत कोने कोने में फैलाना। दूसरा ये भी होता है, इससे हमें फायदा होता है। क्या फायदा होता है? जैसे आपके साथ साथ हम भी अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो हमारा जैसे नॉलेज बोलते हैं ना, नॉलेज बांटने से बढ़ जाता है। तो आपको यही करना है। आपके सक्सेसफुल केसेस को कमेंट में आप बताइए, आपके अंडरस्टैंडिंग को आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। जो दोस्त अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे उनको शेयर करो और उनको भी एक्सपीरियंस लेने दो। और आप मैटर नहीं करता है, आप होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, कोई भी हो, हम तो अपील करते हैं जो भी है, इस होम्योपैथी की मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। आपको ये दवा, पोटेंसी की बात हो रही थी, 30 पोटेंसी आप ले सकते हो शुरुआत में, जो कि बहुत कम होती है। तो 30 पोटेंसी आप उसकी 3 खुराक आज दे दो, चाहिए तो 1-2 दिन में 1-2 बार रिपीट भी कर सकते हो, उसको पानी में डिजोल्व करके दे दो और ये ले लो। और फिर आप उसके रिजल्ट देखो, फिर आपको समझेगा। फिर सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप यही लक्षण खांसी में भी आप ब्रायनिया दोगे, और यही लक्षण कैंसर में होंगे
उसमें भी आप ब्रायनिया ही दोगे और कुछ चेंज नहीं होने क्योंकि वाला। बीमारियां क्योंकि हमने मैन को पकड़ा है, मैन इन कैंसर, मैन इन खांसी, नॉट खांसी इन मैन और नॉट कैंसर इन मैन। तो उसका निमोनिया डायग्नोसिस हो या उसका जैसे हमने बताया आर्थराइटिस का कोई डायग्नोसिस हो या उसका कोट ही ना फटे हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत, पाइल्स क्यों ना हो, पाइल्स है, कोई भी दिक्कत हो, तो ये डायग्नोसिस गलत हुआ ना। क्योंकि हमारे पास ब्रायनिया से वो इंसान पूरा बीमारी होता है। क्योंकि ये एक जैसे मैंने बताया उसको हर्निया भी है, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम भी है, और भी 2-3 चीजें हैं उसको। तो देखो ये सारी तो ये आप एक चीज के लिए गायनेक के पास जाओ फीमेल मेंसेस को लेके, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए, गले के लिए आप ENT के पास जाओ, इसके पास जाओ, और हमारी दवाइयां जो होती है होम्योपैथी की पूरे इंसान को ठीक कर देती है। डायग्नोसिस के लिए ठीक है, जा सकते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास में, लेकिन पूरी तरीके से ठीक होने के लिए ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है कि मैन को जान करके उस लेवल पर प्रिस्क्राइब किया जाए। अभी एक चीज और इम्पोर्टेंट ऐड करना चाहता हूं कि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा मानते हैं कि होम्योपैथी में रिसर्चेज नहीं है, और जो रिसर्चेज हैं वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। उसका कारण ये है कि जो रिसर्चेस करी गई हैं मैन के हिसाब से नहीं करी गई हैं। उन्होंने किसी डिजीज को उठा लिया, डिजीज के हिसाब से वो दवा दे दी गई, एक पर्टिकुलर कोई कॉम्प्लेक्स उठा लिया, उसके हिसाब से ये पता चला कैंसर में जो मैस्टाइटिस होता है ब्रेस्ट का, उसमें ट्रामेल करके एक दवा है उसको लगाएंगे तो हाँ पाया गया कि इतना इतना % आराम मिला। ये कोई क्वालिटी रिसर्च नहीं है। रिसर्च करने का जो तरीका होम्योपैथी में है वो होम्योपैथी के हिसाब से होना चाहिए। एलोपैथिक मेडिसिन का जो तरीका है वो एलोपैथिक के हिसाब से होना चाहिए। तो जो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड रिसर्चेस बहुत कम अभी भी होम्योपैथी वो में। तो ऐसा रिसर्च है कि घोड़ा गाड़ी में गधा बांध दिए, ऐसा होगा। वही होगा। मतलब किसी फिश को बोलेंगे कि आपको बंदर के साथ भागना है, हाँ, फिर हम चेक करेंगे। ये ऐसा नहीं होता है। इंसान की बीमारियां यहाँ से चालू हो जाती है और उसके साथ साथ, और इसलिए होम्योपैथी से एक होलिस्टिक अप्रोच है कि होम्योपैथी से इंसान ठीक होता है, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है, मतलब उसको बीमारियां सारी ठीक हो जाती है। उस कंसर्न की वजह से जो बीमारी है वो सारी ठीक हो जाती तो है। ब्रायनिया एक हिस्सा है और ये कड़ी चलती रहेगी, प्रयास चलते रहेंगे बिल्कुल। और हम लोग ऐसे फिर मिलेंगे। मिलते रहेंगे, मजा करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और होम्योपैथी पढ़ते रहिए। थैंक Bye-bye. यू फॉर वॉचिंग दिस Bye-bye. वीडियो। बाय बाय। चलो।